अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। आप कल थे ये वो दीवार के साथ कल थे आप। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? ऑनर और बिजनेस दोनों को अलग-अलग समझा जाता है। हाँ ठीक है। हैसियत को अलग समझा जाता है। जो ऑनर की यानी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, घरेलू वो अलग होते हैं। जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं ठीक है शाबाश। आप ठीक कर। अकाउंट क्या होता है? सर स्पेसिफिक वर्ड्स जिनको यूज़ करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने। ठीक। थे कल पहले अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है? अच्छा ये क्रीम कर छोड़ो। हाँ हाँ थे कल। अकाउंटिंग तो नहीं पढ़ी पहले? अच्छा डेटर क्या होता है? नहीं आपसे आगे जो बैठ जो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं था। मैंने तो बताया ही नहीं अभी। कहाँ पढ़ा फिर ये? पहले पढ़ी थी अकाउंटिंग? अच्छा मैंने पूछा था पहले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। नहीं मैंने तो बताया ही नहीं अभी डेटर क्या होता है। अच्छा जी। अच्छा भाई कल की एक समरी छोटी सी हम लोग पढ़ के रहे हैं कि बिजनेस का मकसद ज़िंदगी का प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट तब कमाएंगे जब खर्चे कम होंगे, अर्निंग ज़्यादा होगी। और जिस तरह बच्चों की पीरियोडिक रिपोर्ट्स देखनी है वालिदैन ने, उनकी परफॉर्मेंस देखनी है, तो इसी तरह से बिज़नेस के ओनर ने देखनी है परफॉर्मेंस, और उसके लिए एक साल तय हो गया। अच्छा अब अकाउंटेंट ने क्या करना है? उस पूरे साल की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस्तेमाल हो रही है। रिकॉर्ड कैसे करेगा? अकाउंट्स का इस्तेमाल करके। क्या है अकाउंट? अकाउंटिंग की एक ज़बान है जिसमें हमने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। एक वर्ड पूरी ट्रांजैक्शन समझा देगा, तो उस वर्ड को अकाउंट कहते हैं। अभी तो शहबाज तो जगह थी एक। अच्छा अच्छा जी। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रही है, और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने का कोई तरीका है, कुछ है सलीका लिखने का बताऊंगा। बस कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, और उन वर्ड्स को कहते हैं अकाउंट्स। और अकाउंट्स दुनिया में जितने भी होंगे उनको 5 ग्रुप्स में मैंने बांटा था: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी। और लिस्ट मैंने आपको अभी एसेट्स और लायबिलिटीज की लिखवाई थी बस, और कुछ नहीं समझाया था कि ये चीज़ें क्या हैं, अभी नहीं समझाया। चलें लिस्ट लिखते हैं आगे। इक्विटी लिखें। इक्विटी ग्रुप की लिस्ट लिख लेते हैं। अच्छा लिस्ट क्या है? मैं आपको ना अकाउंट्स बता रहा हूं, ये मुख्तलिफ मिसालें हैं अकाउंट्स की, ये अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इक्विटी में लिखिए कैपिटल। कैपिटल इक्विटी में एक वर्ड मैंने बताया है कैपिटल। अगला वर्ड लिखें। इक्विटी की लिस्ट बता रहा हूं। ड्राइंग्स। बेशक FAR 1 में हमने इसका कोई यूज़ नहीं करना, लेकिन
बेसिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ वर्ड, ड्राइंग्स, ड्राइंग। ड्रॉइंग्स। अच्छा, एक लिख लीजिए आप, डिविडेंड, डिविडेंड। एक लिख लीजिए एक्यूम्युलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूम्युलेटेड प्रॉफिट्स। चलें, इक्विटी की लिस्ट काफ़ी है। अब लिखिए इनकम, इनकम्स की लिस्ट लिखें। ये मैंने 5 ग्रुप्स बताए हैं जो अभी नहीं समझाए कि क्या हैं। इनकम ग्रुप के अकाउंट्स बता रहा हूं अब। सेल्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड नहीं है, अब नेक्स्ट बताने लगा हूं। सेल रिटर्न्स, मैंने एक कहा है सेल्स और एक कहा है सेल रिटर्न्स। रेंट इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी अदर कह लेते हैं, कुछ भी अदर हो सकता है। इनकम, साथ वर्ड इनकम लग गया तो ये इनकम्स हैं। चलें, इनकम ग्रुप काफ़ी है। एक्सपेंसेस ग्रुप लिखें। एक्सपेंसेस की बहुत सारी लिस्ट है, फिर भी मैं आपको कुछ 6, 7, 8 लिखवा देता हूं। सैलरीज, सैलरी होती है ना एम्प्लॉय की, तो सैलरीज। रिपेयर्स, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। परचेजेस, परचेजेस, परचेज करना होता है ना, खरीदना, तो परचेजेस। परचेज रिटर्न्स, एक मैंने कहा परचेजेस और एक कह रहा हूं परचेज रिटर्न्स। जी जी जी, अच्छा, कल ना ये रो भी छोड़ देना, मतलब ये तीन रोज़ छोड़ के बैठिएगा। मैंने वैसे परसों 3 रोज़ नहीं कहा था, हैं? अभी तो बेटा वो भी भर गया। कल मैंने कहा था 3 रोज़, ये 3 रोज़ छोड़ दीजिएगा, हैं? आप 3 रोज़ छोड़ के बैठिएगा। अच्छा जी, आगे लिखें रेंट, रेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट,
स्टेशनरी, यूटिलिटीज। ये यूटिलिटीज अलग अलग नामों से भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो अलग हो गया, टेलीफोन अलग हो गया, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, मैंने यूटिलिटीज कह दिया, चले काफी है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, DEPRECIATION, बैड डेट्स, बैड DEBTS, डेट्स। हाँ जी, अकाउंटिंग पढ़े हुए को अपना हिस्सा डालना चाहें हैं? बैंक चार्जेस, चलें ठीक है, लिखें, अगला लिखें फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। हाँ जी, और कोई? कैरेज आउटवर्ड लिखें, कैरेज लिखें, कैरेज, कैरेज। स्पेलिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती। आई है कि ए आई? हाँ सही लिखा है ना, सही है, कैरेज। है डिस्काउंट, रहने दे, वो असल में खैर। और कोई? नहीं, वो बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट और चीज़ है, बैड डेट्स। चलें, काफ़ी है लिस्ट। अच्छा, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, यानी ये दुनिया जहान के सारे अकाउंट्स नहीं है, मैंने वैसे ही समझाने में जो इस्तेमाल होंगे बस एक मुनासिब सी लिस्ट लिखवा दी है ताकि अंडरस्टैंडिंग बन सके। कल वाली कहानी का एक रीकैप दोबारा बताता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ज़बान है जिसका मकसद है बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, ताकि जब बॉस को रिपोर्ट बना के देनी हो, किस बात की रिपोर्ट, कि पूरे साल में बिजनेस ने क्या परफॉर्म किया, बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस थी। तो अकाउंटेंट ज़बानी थोड़ी याद रखेगा सारा साल, तो वो सारा साल लिखता रहेगा। अच्छा, लिखेगा भी कुछ इस तरह से कि टाइम कम लगे, जगह कम लगे, और जब कल को रिपोर्ट बनानी हो तो रश में से चीज़ें ढूंढना आसान हो, उसके लिए कुछ तरीका बनाया गया, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कुछ वर्ड्स की शक्ल में लिखा जाएगा, किसी तरीके से लिखा जाएगा, वो वर्ड्स अकाउंट्स कहलाते हैं, और एक वर्ड पूरी पूरी कहानी इसमें छुपी होती है। जैसे मैंने मिसालें, कल एक दो मिसालें सेल्स बताई थी, अब जो आपको लिस्ट लिखवाई है, एक तो मैं आपको इन सारी लिस्ट में जो जो आइटम्स हैं उनके मतलब बताता जाता हूं। एक बार जब मतलब बता दूंगा फिर समझाऊंगा ये ग्रुप्स क्या होते हैं। पहले आपको शुरू से जितने अकाउंट्स लिखे थे उनमें से कुछ के अलावा, कुछ का मतलब बाद में बताऊंगा, कुछ के अलावा बाकियों के मतलब बताने लगा हूं। एक बार जब मतलब बता दूंगा ना, जब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि ये क्या है, फिर मैं ग्रुप समझाऊंगा कि पांचों ग्रुप्स क्या थे। एसेट्स में क्या लिखा हुआ है? लैंड, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन तीनों का जो आपको मतलब पता है वही मतलब है। यानी अगर बिजनेस ने जमीन खरीदी हुई है तो बिजनेस की खरीदी हुई जमीन, बिजनेस की एक प्रॉपर्टी है ना, उसको शो करने के लिए लैंड का वर्ड यूज होता है। ये बिजनेस की खरीदी हुई लैंड है। इसी तरह बिल्डिंग, जो हमें पता है बिल्डिंग क्या होती है, तो बिल्डिंग का वर्ड, बिल्डिंग का अकाउंट इस्तेमाल होगा क्या रिफ्लेक्ट करने के लिए, जो बिजनेस की खरीदी हुई बिल्डिंग है, किराए पे ली हुई नहीं,
खरीदी हुई। इसी तरह फर्नीचर जो आपको नाम से लग रहा है वही मतलब है। तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर जो आपको नाम से लग रहा है, और प्लांट छोड़ के आगे मशीनरी, इक्विपमेंट, ये वही है जो नाम से मतलब पता है आपको। तो ये बिजनेस की खरीदी हुई चीजें हैं जो बिजनेस के पास हैं, बिजनेस इनको इस्तेमाल करता है, ये उनके नाम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यानी बिजनेस की खरीदी हुई बिल्डिंग को अगर लिखना होगा तो ये बिल्डिंग का नाम इस्तेमाल किया जाएगा। बिजनेस की खरीदी हुई जमीन को अगर रिकॉर्ड करना होगा तो वर्ड लैंड इस्तेमाल हो रहा होगा। बिजनेस के खरीदे हुए इक्विपमेंट, एसी वगैरह, फर्नीचर, इनको लिखना होगा। देखें बिजनेस खरीदेगा ही ना। अगर ये एक बिजनेस है जहां आप बैठे हैं, यकीनन एक बिजनेस है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो एसी हैं ये इस बिजनेस ने खरीदे हैं ना, तो इनको अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करना है, तो इनके लिए ये इक्विपमेंट का वर्ड यूज कर रहा होगा। इसी तरह ये जिस पे आप बैठे हुए हैं फर्नीचर हैं, ये इस बिजनेस के खरीदे हुए हैं, तो बिजनेस अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करना होगा, तो ये फर्नीचर का वर्ड उसके लिए यूज हो रहा होगा। अच्छा, क्योंकि कल भी कुछ बच्चे नए आए हैं, आज भी कुछ लोग नए आए हैं। जो लोग आज नए आए हैं, जो कल नहीं थे, नहीं पूछ नहीं रहा, वैसे बता रहा हूँ, कोई होंगे जो, एक मिनट, जो लोग कल नहीं, आज ही पहला दिन है इनका, तो मैं आपको ना अभी शुरू में कोई हफ्ता 10 दिन बिल्कुल बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अकाउंटिंग के। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ये पूरे पेपर इंट्रो टू अकाउंटिंग की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, वो पूरा एक कोर्स है। लेकिन आपको फिर भी 8-10 दिन की कोशिश करके, जोर लगा के इस काबिल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि FAR 1 को आप ऑफिशियली पढ़ सकें। तो ये जो वो बच्चे जिन्होंने पहले इंट्रो टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, उनके लिए ये बहुत शदीद ज़रूरी है 7-8 दिन। इसमें छुट्टियाँ बिल्कुल नहीं करनी, उसके बाद वाले भी नहीं करनी, लेकिन ये तो बिल्कुल बुनियाद बनने लगी। जो कल नहीं आए थे, आज आए हैं, वो अपने इधर उधर दोस्तियाँ बनाएं और उनसे कल के लेक्चर लें और उनको कवर करें। वैसे तो मैं रोज़ थोड़ा बहुत रिकैप देता रहूँगा, लेकिन कल पूरी क्लास में जो बताया था वो भी 5 मिनट के रिकैप से थोड़ी समझ आ जाएगा। तो जो बच्चे आज आए हैं वो बेटा कल का लेक्चर नोट करें किसी क्लास फेलो से। अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई है और कुछ शक्लें भी मुझे लग रहा है बहुत पुरानी सी हैं, तो वो बुरी बुरी शक्लें बना के क्लास में मत बैठना कि बहुत आवाज़ार हो रहे हैं। और क्लास में बैठना भी, यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 8-10 दिन बाद आ जाए, आप बैठें, क्योंकि एक तो पॉलिश हो जाएगा सारा जो बचपन में पढ़ के आए हैं, दूसरा मुझसे पहले दफ़ा अगर पढ़ रहे हैं तो अभी से फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी। बजाय इसके कि आप कहें जी ये 10 दिन बाद जब सर बेसिक्स पढ़ा लेंगे फिर हम ज्वाइन करेंगे, तो फ्रिक्वेंसी मैच होने पे फिर टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो भी हौसले सब्र से बैठें, बुरी बुरी शक्लें ना बनाएं, हौसले से बैठें। और जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं तो उनको कोशिश कर रहा हूँ मैं 8-10 दिन में अकाउंटिंग सिखा के FAR 1 तक पहुँचाने की। जी अब बोलिए आप। सर अक्सर बड़ी फर्नीचर वगैरह इस तरह की चीज़ें खरीदने के बजाय वो यानी कि कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हर 6 माह बाद या साल बाद आपका फर्नीचर पहले वाला उठा के नया दो, मतलब किराए पे ले लिया, तो ये वो है जो खरीदे हुए हैं। ये मैं वो एसेट्स नहीं होंगे, नहीं उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं वो नहीं होंगे ना, वो नहीं होंगे। जो खरीदे हुए हैं वो हैं। ये जो फर्नीचर लिखा हुआ है ये वही है जो खरीदा हुआ है। जो किराए पे लिया हुआ वो नहीं है एसेट्स। और उनका एक और हल होता है, वो FAR 2 में है, लीज कहते हैं उसको, लेकिन वो भी ऐसे, वो तो खैर FAR 2 में है वैसे ही, उनका तो अभी जिक्र भी मुनासिब नहीं है। लेकिन जो किराए पे लिया हुआ फर्नीचर है वो नहीं है एसेट। ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ एसेट्स में, ये खरीदे हुए हैं, तो वो इनमें नहीं होगा अगर किराए पे फर्नीचर लिया हुआ है तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं जो इनका मतलब है बिजनेस के खरीदे हुए, इनको रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, प्लांट, ये जो प्लांट है ये वो पौधे वौधे प्लांट नहीं है। ये प्लांट ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सीमेंट बनना है तो सीमेंट कैसे बनेगा, शायद कोई मैट्रिक में या FSC में उसकी तैयारी पढ़ी हो, केमिस्ट्री में है ना सीमेंट की तैयारी। तो सीमेंट बनाने के लिए जो भी उसकी रॉ शक्ल होगी, कोई जिप्सम होगा या कोई पत्थर लिया होगा, वो मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस से गुजरेगा। अब वो सारा एक सेट ऑफ मशीनरीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, उस पूरे को प्लांट कहते हैं। तो प्लांट से मुराद ये वो पौधे वाला प्लांट नहीं है, ये मशीनरीज का एक पूरा कम्बिनेशन होता है जो चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अगर एक बिजनेस है जो धागे से कपड़ा बनाता होगा, तो वो धागा मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजरता होगा। धागे की सफाई होती होगी, उसको फिर और मशीन से गुजरता है, फिर और मशीन से गुजरता है, फिर बुनाई होती होगी। तो ये सारे प्रोसीजर से जब गुजरता होगा तो वो जो सारी मशीनरीज हैं वो प्लांट हैं।
तो प्लांट भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में लगी हुई मशीनरीज को कहते हैं। तो ये जितने नाम अभी आपको बताए हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये नाम शो कर रहे हैं बिजनेस की खरीदी हुई ये चीजें। अगला नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट्स। ये वर्ड इस्तेमाल होता है जी। सर लेकिन अगर उनका बिजनेस ही यानी कि वो दरख्त वगैरह पे लकड़ी काट के बेचते हैं, IS 41 FR2, IS 41 FR2 बायोलॉजिकल एसिड्स FR2। अच्छा अभी ना आप सवाल ज़रूर पूछिए, लेकिन जो जवाब मैं दे सकता हूँगा वो ज़रूर दूंगा जवाब। जो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा फिर मैं जवाब दे दूंगा, तो इसलिए आप सवाल ज़रूर पूछिए। लेकिन क्योंकि भी बेसिक सिखाना है ना, तो अभी बेसिक सिखाते हुए बहुत सारी स्पेशल चीज़ें लाएंगे ना तो फिर बुनियाद नहीं बन पाती। तो इसलिए ये जो आपने पूछा है बायोलॉजिकल एसिड्स हैं, और ये FR2 में आप पढ़ेंगे अगले सेशन में। अच्छा जी, कहाँ आगे, कहाँ? इन्वेस्टमेंट्स। ये जो वर्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके पीछे कहानी ये है कि बिजनेस अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करे, किसी बैंक में बस 20 साल के लिए डिपॉजिट करवा दे, या गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स होती हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, उनमें पैसा लगा दे, या किसी कंपनी के शेयर्स खरीद ले, शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सारे नाम हमने पढ़ने हैं FR1 में। आप बस ऐसा समझ लीजिए कि किसी को उधार दे देना लंबे अरसे के लिए, ये इन्वेस्टमेंट है। आप फिलहाल ऐसा समझ लें, अदरवाइज ये शेयर्स, डिवेंचर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब FR1 में पढ़ने हैं इंशाल्लाह। तो इन्वेस्टमेंट्स का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस के खर्च किए हुए पैसे लंबे अरसे के लिए उधार दिए हुए, ये इन्वेस्टमेंट्स का वर्ड इस्तेमाल होता है इसके लिए। अच्छा कुछ थोड़ा बहुत साथ लिख ही लेते हैं यार, सारा ज़बानी याद होता जा रहा है, सब याद हो गया, जिंदगी भर याद रहेगा। को 2-2, 3-3 लफ्ज लिख ही लेते। अच्छा जी, अगली आइटम है ट्रेड डेट्स। डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड डेट्स भी कहते हैं इनको, अकाउंट रिसीवेबल्स। वो कस्टमर्स जिनको हम चीज़ें बेचते हैं और उसी वक्त पैसे ले लेते हैं, तो भी चीज़ें बेच दी। वो कस्टमर्स जिनको चीज़ें बेची लेकिन उधार पे बेची, और उनसे कहा कि 25 दिन बाद पैसे दे देना, महीने बाद पैसे दे देना, तो चीज़ें तो बेच दी ना, या चीज़ें नहीं बेची? दोबारा, एक बिजनेस है वो स्टेशनरी बेचते, स्टेशनरी आइटम्स बेचता है। जिन शॉप से हम लोग खरीदते हैं, हम इंडिविजुअल्स, तो हम तो पैसे देते हैं, स्टेशनरी खरीद लेते हैं, तो उन्होंने चीज़ें बेची और पैसे ले लिए। लेकिन कुछ बिजनेसेस उधार पे भी चीज़ें बेचते हैं। अच्छा, अब जिस कस्टमर को उधार पे चीज़ बेच दी, तो उससे पैसे मिलने चाहिए कि नहीं? मिलने चाहिए। और उससे पैसे लेना हक है, या उसकी मेहरबानी, अगर पैसे एहसान कर रहा होगा पैसे देके, हक है हमारा। तो वो कस्टमर्स जिनको उधार पे चीज़ें बेची हों, उनको हम अपने पास लिख के तो रखेंगे ना, ताकि याद तो रहे कि किससे पैसे लेने हैं, या बस ज़बानी याद रख लें, लिखना पड़ेगा। उनके लिए डेटर्स का वर्ड यूज होता है। दोबारा सुने, जब उधार पे चीजें जिन कस्टमर्स को बेची जाती हैं तो उनको भी लिखना पड़ेगा, ज़बानी नहीं याद रहेगा, पता तो हो किससे पैसे लेने हैं, तो उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उनके लिए डेटर्स का वर्ड यूज हो रहा होता है। तो ये जो डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल का मैंने नाम लिखवाया था, ये अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है उन कस्टमर्स को लिखने के लिए जिनको उधार पे चीजें बेची हैं। अच्छा, आपको ना आपकी एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एक नसीहत कर रहा हूँ। ये जो हम लोग SMS लिखते हैं ना मोबाइल में, या वैसे मैसेज, इससे हमारी अंग्रेज़ी हो गई शरीर किस्म की ख़राब। और उससे क्या है कि आप लोग जब लेक्चर नोट करते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही करते हैं। देखें, या तो आप इंग्लिश लिखें
या उर्दू लिखें तो फ़ख्र से उर्दू लिखें। तो आपने अगर लिखना है तो फिर आप अगर लिखें, ऐसे AGR ना लिखें। उर्दू लिखें तो उर्दू लिखें, आपने उर्दू लिखनी है लिख लें, लेकिन इंग्लिश लिखें तो फिर इंग्लिश लिखें, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे आपको ईमेल्स लिखनी पड़ेंगी, लेटर्स लिखने पड़ेंगे, तो वो फिर आप ऐसे ही लिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप बेशक उर्दू लिखें, कोई मतलब आप अगर उर्दू को इंग्लिश में लिख देंगे तो स्टाइल हो जाएगा क्या? उर्दू लिख रहे हैं तो लिखें, नहीं आती इंग्लिश कोई मसला नहीं है, कोई महरूमी वाली बात नहीं है। तो उर्दू लिखें तो प्रॉपर उर्दू लिखें, इंग्लिश लिखें तो फिर इंग्लिश लिखें। तो जिन कस्टमर्स को जिन JIN, तो जिन कस्टमर्स को हम उधार पे चीजें बेच रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए ये वर्ड डेटर्स यूज कर रहे होते हैं हम। आगे क्या है? बैंक। बिजनेस के पास जो कैश पड़ा हुआ है, हम तो इंडिविजुअल है ना, हम तो पॉकेट में रखा होगा, वॉलेट में रखा होगा। बिजनेसेस के पास एक सेफ होता है जिसमें उन्होंने कैश रखा होता है। जिस तरह से आप शॉप्स पे जब कुछ चीज़ खरीदने जाएंगे तो उसका एक वो ड्रॉर होगा, उसमें कैश रखा होगा, एक गल्ला होगा। वो जो पास फिजिकल कैश पड़ा हुआ है उसको लिखने के लिए वर्ड कैश इस्तेमाल हो रहा होता है। यानी बिजनेस जो अपने पास फिजिकल पड़ा हुआ कैश है उसके बारे में कुछ लिखना होगा तो वर्ड कैश यूज होगा। ये जो कैश का अकाउंट है ये उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा जिसमें कैश की आनियां जानियां हैं। जो बिजनेस के पास कैश है ना उसकी इंफॉर्मेशन लिखने के लिए वर्ड कैश इस्तेमाल होता है। और वो जो बैंक में पैसा आ जा रहा है उसके लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए वर्ड बैंक इस्तेमाल होता है। दोबारा सुनिए, कैश का वर्ड यूज होता है जो फिजिकल कैश है बिजनेस के पास, उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वर्ड कैश इस्तेमाल होगा। और जो बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, बैंक में ही पैसे आ रहे हैं, बैंक से ही पैसे जा रहे हैं, चेक के थ्रू, चेक का आइडिया है चेक, तो उसके रिकॉर्ड करने के लिए वर्ड बैंक यूज होता है। अगली आइटम क्या थी? बस कोई भी वर्ड था और साथ रिसीवेबल। एक क्या था? इन्वेंट्री। हाँ जी, इन्वेंट्री। जो बिजनेस गुड्स बेचता है, अगर सब्जी वाला है और उसने सब्जी बेचनी है तो उसकी शॉप में सब्जी पड़ी हुई होगी या खाली शॉप रख के बैठेगा, और जब कस्टमर कहेगा जी 1 किलो आलू लेंगे, कहे बैठ, अभी भी बैठो, जा छोटे बीज बो के आ, और वो फिर फसलें लगाएगा, फिर उसमें से आलू निकलेंगे, फिर ला के ग्राहक को बेचेगा। नहीं, पड़े हुए होंगे उसके पास। इसी तरह से गारमेंट्स की शॉप है, आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं, जूते खरीदने जा रहे हैं, तो वहाँ शॉप में पड़े हुए होंगे कपड़े और जूते। क्यों पड़े हुए हैं वहाँ? सेल करने के लिए। तो वो बिजनेस जो प्रोडक्ट्स यानी गुड्स बेचता है उसकी शॉप में, स्टोर में जो गुड्स पड़ी हुई हैं उनको स्टॉक कहते हैं। दोबारा, जो बिजनेस गुड्स बेचता है तो जो उसके पास गुड्स स्टोर में मौजूद हैं, शॉप पे मौजूद हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कुछ करने के लिए स्टॉक या इन्वेंट्री का वर्ड इस्तेमाल होता है। वो गुड्स जो स्टोर में या शॉप में अवेलेबल हैं, हेल्ड हैं, क्योंकि उसने बेचनी है, इनको स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं।
जी जी। सर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हाँ तो अगर उन्होंने अपनी फील्ड के हिसाब से कुछ वो टेम्पलेट्स बना के रखे हुए हैं जो उनके काम के लिए वो भी स्टॉक होंगे? हाँ, उन बिजनेसेस के भी होते हैं कुछ ना कुछ स्टॉक्स, सर्विस वालों के भी कुछ ना कुछ होते हैं। आगे प्रीपेड एक्सपेंस, ये कुछ क्लासेस बाद, आगे ये भी कुछ क्लासेस बाद। और व्हीकल्स, गाड़ियों को कहते हैं, और ये वर्ड यूज़ हो रहा है बिजनेस की खरीदी हुई, बिजनेस के पास मौजूद गाड़ियों को रिकॉर्ड करने के लिए। किराए पे ली हुई नहीं, खरीदी हुई जो बिजनेस की अपनी है, वो बाद में बताऊंगा। और बस अच्छा, अब एसेट्स की ये जितनी मिसालें थीं, इन मिसालों से थोड़ी बहुत पिक्चर अगर बनी हो, अब मैं बताता हूं एसेट्स क्या होते हैं। कल मैंने बात यहां से शुरू की थी कि अगर किसी से पूछा जाए उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वेल्थ क्या है, तो उसमें क्या क्या वो बता रहा होगा? घर, जमीन, गाड़ी। अच्छा, वो जो वेल्थ बता रहा होगा कि एक घर है और ये इतनी गाड़ी है, इतनी ज़मीन है, तो ये वो बता रहा होगा जो उसके पास है, या वो जो वो परदादा यूज़ किया करते थे, वो बिक गई, और जो है। अच्छा, इससे कोई फ़ायदे उठा सकता है वो? बिल्कुल। तो ये उसके लिए रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स जिनको इस्तेमाल करके, बेच के फ़ायदा उठाया जा सकता है। एसेट्स उन सारी चीज़ों को कहते हैं जो बिजनेस के पास रिसोर्सेज हैं और उनसे वो फ्यूचर बेनिफिट्स ले सकता है। दोबारा, एसेट्स वो सब चीजें हैं जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं और उनसे वो फ्यूचर में बेनिफिट्स ले सकता है, इनको एसेट्स कहते हैं। और ये जितनी लिस्ट मैंने आपको बताई है, सब में यही कॉमन है, ये सब उसके रिसोर्सेज हैं। ये बात दोबारा सुनिए, एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के पास हैं, बिजनेस के रिसोर्सेज हैं। खरीदे थे यकीनन, बनाए भी हो सकते हैं, और इनसे वो फ्यूचर में फायदा ले सकता है। इन सब को एसेट्स कहते हैं। एसेट्स बिजनेस के रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के पास हैं, क्योंकि उसने यकीनन खरीदे थे या बनाए थे, किराए पे लिए हुए नहीं, किराए पे लिए हुए नहीं, FAR 2 में होंगे, अभी फिलहाल नहीं। वो सारी चीजें एसेट्स हैं जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, खरीदे थे, बनाए थे, और इनसे ये फ्यूचर बेनिफिट्स लेगा। जी, फिर नहीं रहेंगे एसेट्स, बिल्कुल ऐसे ही। फिर सुन लें, एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के पास हैं और खरीदे थे या खुद बनाए थे, और इनसे फ्यूचर बेनिफिट्स लिया जाएगा। बस याद हो गया ना, है ना? सब याद, बिल्कुल सुनते जा रहे हैं और याद होता जा रहा है, कोई जरूरत ही नहीं है लिखने की। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के पास हैं क्योंकि उसने खरीदे थे या बनाए थे, और उनसे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के पास हैं क्योंकि उसने खरीदे थे या बनाए थे, और उनसे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। जी, आपने काउंटिंग पढ़ी हुई? थोड़ी सी जल्दी है, इसका जवाब आएगा आगे, इसका बिल्कुल मिलेगा जवाब। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के पास हैं, बिजनेस ने खरीदे थे या बनाए थे, और उन पे उनका कंट्रोल है, तभी तो उसके रिसोर्सेज हैं, और उनसे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने। ठीक है? एसेट्स की लिस्ट क्या क्या थी? लैंड, बिल्डिंग। क्या, क्यों है ये एसेट? ये क्यों, लैंड को क्यों कह रहा हूं मैं एसेट, लैंड, बिल्डिंग? क्योंकि ये इनका रिसोर्स है ना, इनको इस्तेमाल करके बेच के फायदा उठा सकता है, और ये इनके पास है, और फ्यूचर बेनिफिट्स मिल सकता है इनसे। अब इसी तरह से आगे प्लांट, मशीनरी, ये सब वो हैं जिनको ये यूज करते हैं बिजनेस, और फिर इनसे फायदे मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स क्यों एसेट्स हैं? फ्यूचर में इनसे पैसे मिल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको JIN, जिनको उधार पे चीजें बेची थी, तो ये एसेट्स क्यों हैं? क्योंकि फ्यूचर में इनसे पैसे मिल रहे हैं, बेनिफिट मिल रहे हैं।
कैश, बैंक, ये पैसे हैं हमारे पास पड़े हुए, रिसोर्स हैं, इनको यूज करेंगे, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा इसका। तो ये सारे एसेट्स होते हैं। 2-3 की मैंने आपको नहीं समझाई बातें, वो अगली क्लासेस में आएंगी। आगे आ जाते हैं लायबिलिटीज पे। एसेट्स की मैंने पहले आपको मिसालें समझाई थी, फिर बताया एसेट क्या होता है। लायबिलिटी पहले बताता हूं लायबिलिटी क्या होती है, फिर मिसालों पे आता हूं। लायबिलिटी होती है बिजनेस की जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन, जो उसके सर पे है। कोई वजह यकीनन थी, उसके सर एक जिम्मेदारी है जो पे करनी होगी। दोबारा, लायबिलिटीज कहते हैं बिजनेस की ऑब्लिगेशंस को, बिजनेस की ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारी। तो लायबिलिटीज रिफ्लेक्ट करेंगी बिजनेस की ऑब्लिगेशंस को जो उन पे हैं, जिम्मेदारी है और उनको पूरा करना होगा। लायबिलिटीज रिफ्लेक्ट करती हैं बिजनेस की ऑब्लिगेशंस को जो बिजनेस के जिम्मे हैं, बन जाएंगी नहीं, हैं। बिजनेस के जिम्मे बन चुकी है चीज, है, और इसको पूरा करना होगा। ये लायबिलिटीज होती हैं। लायबिलिटीज होती हैं बिजनेस की ऑब्लिगेशंस जो उनके जिम्मे हैं, बनेंगी नहीं, हैं, प्रेजेंट। किसी वजह से ही बनी होंगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा तो जिम्मेदारी बनी है। बैंक से लोन लिया है तो जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि लोन लिया था, और जिम्मेदारी क्या है? पैसे वापस करने हैं, ठीक है। तो लायबिलिटीज होती हैं बिजनेस की ऑब्लिगेशंस जो उनके जिम्मे हैं और इनको पूरा करना है। ये सब लायबिलिटीज होती हैं। और नाम क्या लिखवाए थे? लोन, बता दिया लोन क्या होता है। आगे क्रेडिटर्स। अच्छा, डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने उधार पे चीजें बेची थी तो हमारा हक है उनसे पैसे लेना। अब इसी को उलट कर लेते हैं। क्रेडिटर्स वो सप्लायर्स होते हैं जिनसे उधार पे चीजें खरीदी थी, जिम्मेदारी क्या है? पैसे देने पड़ेंगे उनको। तो क्रेडिटर्स का वर्ड, क्रेडिटर्स का अकाउंट यूज होता है उन सप्लायर्स के लिए जिनसे हमने उधार पे चीजें खरीदी हैं। क्रेडिटर्स का अकाउंट यूज होता है उन सप्लायर्स के लिए जिनसे हमने उधार पे परचेजेस की थी। क्रेडिटर्स वो सप्लायर्स हैं जिनसे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी थी। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट भी कुछ क्लासेस बाद, और बल्कि बैंक ओवरड्राफ्ट अभी आप अभी समझ लें। बैंक ओवरड्राफ्ट भी ना एक टाइप ऑफ बैंक लोन है। इस पे हम अगले चैप्टर एक IAS 23 पढ़ना है, इसमें इस पे जिक्र करेंगे दोबारा। बैंक ओवरड्राफ्ट को एक चैप्टर पढ़ना है हमने IAS 23, उसमें करूंगा मैं डिस्कस। अभी आप इतना ही समझ लें कि ये बैंक से लोन है एक तरह का। और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये भी कुछ अरसे बाद में। एक्रूड एक्सपेंस, ये भी बाद में। जी, क्रेडिटर्स के मैंने नाम और बताए थे। क्रेडिटर्स को मैंने ट्रेड पेबल्स भी कहा था, अकाउंट्स पेबल भी कहा था। तो ये एक ही बात है, यही एक ही बात है, अल्टरनेटिवली इस्तेमाल होते हैं। तो एसेट्स हैं बिजनेस के रिसोर्सेज जो बिजनेस के पास हैं, खरीदे थे, बनाए थे, और उनसे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेगा। लायबिलिटीज उन सारे जिम्मेदारियों को शो करती हैं जो बिजनेस की ऑब्लिगेशंस हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हैं, और उनको ऑनर करना होगा। इक्विटी, तीसरी चीज है इक्विटी।
ओनर और बिजनेस एक ही बात तो है कि नहीं? नहीं, ओनर और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दो अलग अलग पहचान रखती हैं, दो अलग अलग शख्सियात हैं। ओनर ने जब बिजनेस को शुरू करना होगा, किसी ने दुकान शुरू करनी है, तो वो कैसे होगी शुरू? कुछ पैसा लगाएगा ना वो। अगर उसने दुकान शुरू करनी है तो वो कुछ पैसा लाएगा, उससे हो सकता है एक दुकान खरीदे, फर्नीचर खरीद के दुकान में लगाए, चीज़ें खरीद के लाके स्टोर में रखे। तो इस सारे काम को शुरू करने के लिए वो कोई पैसा लाएगा ना। अच्छा, वो पैसा जब बिजनेस में ले आएगा तो बिजनेस अब जिंदा हो गया, अब बिजनेस चलेगा और कमाएगा। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ओनर का बिजनेस पे हक है, उसी का तो बिजनेस है। अब आप बिजनेस बन के सोचें, ये बात गौर से सुनिएगा। ओनर और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ओनर और बिजनेस अलग अलग होते हैं। तो ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, बिजनेस शुरू हो गया, अब बिजनेस चल रहा है। ओनर का बिजनेस पे हक है। अब आप बिजनेस बन के सोचिए, बिजनेस ने ओनर को पैसे वापस करने, क्यों? क्योंकि ओनर से पैसे लिए थे तब बिजनेस चल रहा था। तो अब बिजनेस ने एक तो जो प्रॉफिट्स कमाने हैं वो भी ओनर के हैं, और जो इनिशियली पैसा ओनर ने लगाया था वो भी उसने वापस करना है। इस हक को इक्विटी कहते हैं। दोबारा, जो ओनर का बिजनेस पे हक है, अगर बिजनेस की नजर से देखें तो उसके जिम्मे है कि उसने ओनर को कुछ पैसे वापस करने हैं, तो वो जो ओनर का हक है वो इक्विटी होती है। ओनर के बिजनेस पे हक को इक्विटी कहते हैं। बिजनेस के ओनर का जो बिजनेस पे हक है वो इक्विटी है। अच्छा, इसी को एक और एंगल से बता रहा हूं, अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर करना। ये जो अब बताने लगा हूं ये टोटली इग्नोर करना अगर कंफ्यूजन बढ़ जाए तो। बिजनेस की जिम्मेदारी कि उसने किसी को पे करना है, ये लायबिलिटी है, और बिजनेस के जिम्मे कि उसने ओनर को कुछ पे करना है, ये इक्विटी है। यानी है दोनों बिजनेस की जिम्मेदारियां, लेकिन लायबिलिटी का वर्ड इस्तेमाल होता है उन जिम्मेदारियों के लिए जो अदर देन ओनर किसी को पे करना है, और जो ओनर को पे करना है वो इक्विटी। जी जी, आपने पहले अकाउंटिंग पढ़ी थी? नहीं पढ़ी हुई? फिर कैसे पता शेयर होल्डर और ये बिजनेस है? शेयर होल्डर थोड़ा बहुत जल्दी है, थोड़ा नहीं काफी जल्दी है। वो भी देखो बड़े कमजोर दिल बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने से हैं, तो इस तरह के ना वर्ड वो परेशान हो जाएंगे कि हो क्या रहा है। तो शेयर होल्डर का वर्ड एडवांस है। लॉस क्या? मैंने जो एक अभी मैं आइटम्स पे आता हूं ना, जो लाइन लिखवाइए फिर इसका जवाब देता हूं। इक्विटी है ओनर का बिजनेस पे हक। नाम क्या क्या लिखे थे इसमें? कैपिटल। कैपिटल का अकाउंट रिफ्लेक्ट करता है उस अमाउंट को जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। कैपिटल का वर्ड इस्तेमाल होता है उस चीज को रिकॉर्ड करने के लिए जो ओनर की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल उस अमाउंट को रिफ्लेक्ट करता है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो जो एसेट्स में भी तो एक इन्वेस्टमेंट लिखवाया था, वो क्या था? वो बिजनेस कहीं किसी को उधार दे रहा था, बिजनेस कहीं गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट खरीद रहा था, बिजनेस कहीं किसी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स खरीद रहा था। शेयर्स डिबेंचर्स ये नाम पढ़ने आगे चल के हमने। कैपिटल कौन सी इन्वेस्टमेंट बोली है मैंने? जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में वो आ रहा है इन्वेस्ट, बिजनेस ओनर से पैसे ले रहा है, तो इसको कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल का वर्ड, कैपिटल का अकाउंट इस्तेमाल होता है
ओनर की बिजनेस में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। आगे ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस चल भी रहा है, तो ओनर ने जो बिजनेस शुरू किया था वो किया तो कमाने के लिए था ना, तो उसने अब खर्चा भी तो करना है अपने घर में। तो वो जो दुकान से पैसे निकाल रहा होगा, ड्रॉ, इसको रिकॉर्ड करने के लिए ड्राइंग्स का वर्ड यूज होता है। दोबारा सुनिए, कैपिटल जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ड्राइंग्स जो वापस ड्रॉ कर रहा है। ओनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए कैपिटल का वर्ड यूज होता है, और ओनर जब बिजनेस से कुछ ड्रॉ कर रहा होगा तो उसके लिए ड्राइंग्स का वर्ड यूज होता है। बस आप समझिए कि जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो कैपिटल है, और जब ड्रॉ कर रहा है तो वो ड्राइंग्स है। क्यों ड्रॉ कर रहा है? जिस वजह से भी कर रहा है, जो ड्रॉ कर रहा है वो ड्राइंग्स है। लैंड कैसे ड्रॉ करेगा? नहीं, वो तो बिजनेस की लैंड है ना, तो वो तो बिजनेस ही बेच रहा होगा, ओनर कैसे बेच रहा होगा? बिजनेस बेच रहा होगा ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। अगर लैंड बेच रहा होगा तो बिजनेस अपनी लैंड बेच रहा होगा, तो ओनर तो क्या पैसे ही निकाल लेगा, या अगर ओनर का जनरल स्टोर है तो गुड्स ले जाएगा घर। तो ड्राइंग्स पैसे या गुड्स की शक्ल में होती है। आगे डिविडेंड बाद में, और काफी बाद में आएगा डिविडेंड, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये एक नाम इस्तेमाल होता है जैसे जैसे बिजनेस प्रॉफिट्स कमाता जाता है ना, और अगर लॉसेस होंगे तो इसी में नेट हो जाएगा। लॉस कौन पूछ रहा था? बिजनेस लॉस भी तो कर सकता है, तो वो प्रॉफिट्स, हर साल बिजनेस प्रॉफिट्स कमा रहा है, किसी साल लॉस भी हो जाता है। इस क्यूम्युलेटिव को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का वर्ड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंट इस्तेमाल होता है बिजनेस के आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स को शो करने के लिए। एक्यूम्युलेटेड, एक्यूम्युलेट, इकट्ठे होना, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का वर्ड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का अकाउंट शो हो रहा होता है बिजनेस के आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट्स को। वो भी इसी में ही नेट हो रहा होगा, यानी अगर किसी साल प्रॉफिट है, किसी साल लॉस है, तो वो यहीं एक्यूमुलेट हो रहा है। को बिजनेस के बहुत ही बुरे हालात हैं तो वर्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जगह एक्यूमुलेटेड लॉस हो जाएगा। जी सर, अगर ओनर क्या नाम है बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी वगैरह उठा के के नाम में डाले तो वो भी नहीं, वो कैपिटल विड्रॉल होता है। यार अभी ना आप दूसरे दिन ना बहुत एडवांस चीज़ें पूछ रहे हैं, तो हाँ नहीं, ये ड्राइंग्स नहीं है होती हैं सच। ये वो जो ड्रॉ करता है अगर, तो वो कैपिटल विड्रॉल ही हो रही होती है। ड्रॉ कर रहा है ड्राइंग्स हैं, लगा रहा है कैपिटल है। अच्छा, फिर ड्रॉ क्यों किया था? दुकानदार है, ठीक है, उसने पैसे कुछ निकाले, लेकिन वहीं पर उसे सैलरी किसी की देनी, वो से देनी। जो बाकी बच गए वापस रख दिए, मतलब एक स्टोर है, वहाँ से उसने पैसे निकाले, ठीक है। लेकिन वहीं पर उससे किसी को सैलरी देनी पड़ेगी, जैसे वहाँ पर वो बिजनेस में दोबारा लगे। अच्छा, अगर आज की क्लास में इसका जवाब ना मिल सका ना तो मुझसे एंड पे दोबारा पूछ लेना। इसको मैं एक और तरीके से कोशिश करता हूँ जवाब देने की। आज की क्लास एंड तक बताना का जवाब ना मिला तो। आगे क्या है? इनकम्स। अच्छा, अभी जो इनकम्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, इनमें को खास समझाने की जरूरत नहीं है, ये नामों से ही पता चल रहा है। इनकम्स होती हैं बिजनेस की अर्निंग्स, और एक्सपेंसेस खर्चे। आप इन लिस्ट के सारे वर्ड्स को पढ़ के देख लीजिए, इनकम्स की बात कर रहा हूँ, इनकम्स की। ये अर्निंग्स हैं। सेल्स का वर्ड यूज होता है, मैंने कल बताया था, सेल्स का वर्ड यूज होता है गुड्स बेचने के लिए, तो बिजनेस की अर्निंग है। एक बिजनेस है जो गुड्स बेचता है तो यही तो उसकी अर्निंग है, गुड्स बेच के तो उसने अर्न करना है,
तो सेल्स उसकी इनकम है। सेल्स का वर्ड यूज होता है गुड्स सेल करने के लिए, सेल्स का वर्ड यूज होता है गुड्स सेल करने के लिए, सेल्स का वर्ड गुड्स सेल करने के लिए होता है। सेल रिटर्न्स ये इंशाल्लाह कल या परसों वाली क्लास में आएगा। सेल्स का वर्ड है गुड्स सेल करने के लिए। आगे रेंट इनकम, ये क्या लग रहा है नाम से? बिजनेस ही की कोई प्रॉपर्टी थी, उसने किराए पे दी हुई है, तो जो किराया कमाता है वो रेंट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम जो नाम से लग रहा है वही है कि पैसे इन्वेस्ट किए हुए कहीं और वहां से इंटरेस्ट इनकम कमा रहा है। तो इनकम्स इनकम्स कहते हैं बिजनेस की अर्निंग्स को। आगे क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस होते हैं ये बिजनेस के सारे खर्चे। तो आप ये लिस्ट देख लीजिए, ये सारे खर्चे ही हैं। जैसे सैलरीज हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, बिजनेस का खर्चा है। आगे क्या है? रिपेयर्स मेंटेनेंस, खर्चे वाली बात है। बिजनेस का फर्नीचर रिपेयर हो रहा है, बिल्डिंग रिपेयर हो रही है, मशीनरी रिपेयर हो रही है, सारे खर्चे हैं। आगे परचेजेस का वर्ड यूज होता है गुड्स खरीदने के लिए। इस परचेजेस पे इंशाल्लाह बात आएगी, इस पे कल ही बात आ जाएगी। परचेजेस का वर्ड यूज होता है गुड्स खरीदना। गुड्स क्यों खरीद रहा है बिजनेस? बेचने के लिए ना। तो परचेजेस का वर्ड यूज हो रहा है गुड्स के खरीदने के लिए। आगे परचेज रिटर्न्स पे भी इंशाल्लाह कल परसों बात आएगी। आगे अच्छा, ये रेंट, ये इंटरेस्ट, ये है बिजनेस ने अगर कोई दुकान, कोई गाड़ी किराए पे ली हुई है तो उसका किराया देना है, खर्चा है ना, तो ये वो रेंट है, रेंट एक्सपेंस। इसी तरह इंटरेस्ट, ये क्या होगा? बिजनेस ने लोन लिया हुआ है, उस पर ये इंटरेस्ट दे रहा है, खर्चा है, ये वो इंटरेस्ट है। स्टेशनरी, यही जो स्टेशनरी होती है, अब आपने जो पेन, पेंसिल, रजिस्टर, खर्चा ही है ना। तो बिजनेस में भी ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो वो उनका खर्चा है, स्टेशनरी। यूटिलिटी, यही बिजली पानी के बिल को कहते हैं। डेप्रिसिएशन बाद में, बैड डेट्स ये भी बाद में। फाइनेंस कॉस्ट, ये इंटरेस्ट ही का एक और नाम होता है। कैरेज, ये किराए को कहते हैं। किराया कोई चीज़ कैरी करने का, जैसे अगर कोई चीज़ एसी खरीद के ला रहे हैं तो उसको खरीद के जब लाएंगे तो जो खोतीडी पे रख के लाएंगे या जो गाड़ी पे रख के लाएंगे तो किराया लेगा ना, वो कैरेज है। गुड्स खरीद के ला रहे हैं, गुड्स खरीद के ला रहे हैं तो गुड्स कैरी करने के लिए ट्रक अरेंज किया होगा, उसका किराया है। तो ये कैरेज किराए को कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो किराया होता है। तो एसेट्स बिजनेस के रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के पास हैं, उसके कंट्रोल में हैं, खरीदे थे, बनाए थे, इनसे फ्यूचर बेनिफिट्स लेगा। लाइबिलिटीज बिजनेस की ऑब्लिगेशंस जो हैं, जिम्मे है प्रेजेंट, और इनको रीपे करना होगा। इक्विटी ओनर का बिजनेस पे हक। इनकम्स बिजनेस की अर्निंग्स हैं, एक्सपेंसेस बिजनेस के खर्चे हैं। इन ट्रांजैक्शन को अकाउंटेंट ने करना है रिकॉर्ड। जिस तरह आप लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप लोग लेक्चर लिख रहे हैं, तो एक रजिस्टर है, एक कॉपी है। अकाउंटेंट के पास भी एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में ये ट्रांजैक्शन को लिखेगा। एक रजिस्टर है, मैं लेट से उसका एक पेज बनाता हूं, ये एक पेज हो गया उस रजिस्टर का, और अकाउंटेंट ने एक ट्रांजैक्शन हुई, उसको वो लिखेगा। अब जब उसको वो लिखेगा तो इसके लिखने का एक तरीका होगा। उस तरीके तक पहुंचने के लिए, उस तरीके तक पहुंचाऊंगा आपको, एंट्री की बारी इंशाल्लाह शायद कल ही आएगी। उस लिखने के तरीके से पहले इस पेज पे जो लिखना है, किस तरीके से लिखना है, कैसे, लेफ्ट साइड पे लिखना है, राइट साइड पे लिखना है, कैसे लिखना है, उस कैसे लिखने की बारी शायद कल या आज ही आ जाए। क्लास कब तक है? 55 तक। हाँ, देखता हूं शायद आज ही आ जाए शायद। तो उसको लिखना कैसे है, उस तक कॉन्सेप्चुअली पहुंचाने के लिए उससे पहले एक दो बातें समझ लें। एसेट्स
इक्विटी और लायबिलिटीज, ये 3 नाम मैंने यहां सामने लिखे हैं। यहां से एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट को सिखाने के बाद मैं वहां तक पहुंचा सकूंगा। एक बिजनेस शुरू होने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, हम अकाउंटेंट बिजनेस के हैं कि ओनर के? हम बिजनेस के, हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। ओनर ने 2 लाख रुपया कैश से बिजनेस शुरू किया। अब ये जितनी लिस्ट आपको लिखवाई है, बिजनेस बन के सोचें, बिजनेस बन के क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। जिन्होंने पहले अकाउंटिंग पढ़ी है वो मेहरबानी मत बोलना, दोबारा सुनिए। ट्रांजैक्शन है कि ओनर बिजनेस में 2 लाख रुपए कैश से बिजनेस शुरू कर रहा है। अब बिजनेस बन के सोचें तो इस लंबी लिस्ट में से आपको क्या क्या अकाउंट लिंक होता नजर आ रहा? कैपिटल। अकाउंटिंग पढ़े हुए लोग नहीं, जो बिल्कुल रॉ, बिल्कुल खाली दिमाग नहीं, जो बिल्कुल अभी एफसी पास, उनसे पूछ रहा हूं कैपिटल कैसे? ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल इससे हिट हो रहा है, और कैश, क्योंकि बिजनेस के पास अब कैश आ गया। कैपिटल का ताल्लुक किस ग्रुप से? इक्विटी से। इक्विटी ग्रुप में एक अकाउंट इस ट्रांजैक्शन से हिट हुआ और बढ़ गया, कम हो गया? इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में बिजनेस में कैपिटल बढ़ा या कम हो गया? बढ़ गया। कितनी अमाउंट से? और दूसरी क्या चीज हिट हुई है? कैश। किस ग्रुप में है? एसेट्स में। और इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या निकला कि बिजनेस के पास पहले कैश नहीं था, अब आ गया, तो बढ़ गया। कितना? 2 लाख। इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या? ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, $2 लाख कैश। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के पास कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गया। इस ट्रांजैक्शन में कहीं पर कोई गुड्स, कोई सेल्स, कोई लोन, फर्नीचर नहीं, कुछ भी नहीं, बस ये 2 चीजें इफेक्ट हो रही थी। इस बिजनेस ने ये जो कैश था उसके पास, इस कैश में से 50,000 रुपए इस्तेमाल किए, फर्नीचर खरीद के ले आए। 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लाया बिजनेस। इस ट्रांजैक्शन में इस पूरी लिस्ट में से क्या क्या अफेक्ट होता नजर आ रहा है? कैश और फर्नीचर। फर्नीचर का ताल्लुक किस ग्रुप से? एसेट्स। कैश, वो भी एसेट्स। दूसरी ट्रांजैक्शन ये हुई कि फर्नीचर खरीदा, ₹50,000 का, और इसका इफेक्ट ये पड़ा कि कैश कम हुआ और फर्नीचर बढ़ गया। परचेज क्या? नहीं, वो गुड्स की मैंने परचेज बताई थी। मैंने परचेजेस का वर्ड आपको गुड्स की परचेजेस कहा है। ये तो बिजनेस ने ऑफिस का फर्नीचर खरीदा है ना, ये तो एसेट है। इन 2 ट्रांजैक्शन का रिजल्ट कुछ समझ आ रहा है? जाग रहे हैं? बिजनेस ने एक बैंक से 1 लाख रुपए का लोन ले लिया। बैंक ने उनके नाम का अकाउंट खोला और उसमें 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में रख दिए। दोबारा, बिजनेस ने काम आगे चलाना था तो बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया, तो बैंक ने क्या किया? उनके नाम का अकाउंट ओपन करके उसमें 1 लाख रख दिए।
इस ट्रांजैक्शन से क्या क्या इफेक्ट होता नजर आ रहा है? बैंक या लोन? एक तो लोन है, क्यों? क्योंकि लोन लिया, अब जिम्मेदारी बन गई। लोन का ताल्लुक लायबिलिटी से। लोन लायबिलिटी बढ़ गई, कम हो गई? बढ़ गई। और दूसरा अकाउंट क्या इफेक्ट होता नजर आ रहा है? बैंक। बैंक ने अकाउंट खोला, उसमें पैसे रख दिए, तो वो हमारा एसेट है। तो हुआ ये कि बैंक 1 लाख रुपए से बढ़ गया। ये हमने 1 लाख का लोन लिया। चलें, जो बात समझानी है ये 3 लाइनें उसके लिए काफ़ी हैं। अब एक बात पे गौर करिए जो जिसके लिए मैंने ये सारी कहानी सुनाई है। ये जो पहली ट्रांजैक्शन लिखी, इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या कि कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ा। कितने से? 2 लाख से। ये भी 2 लाख से, ये भी 2 लाख से। दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? फर्नीचर बढ़ा, कैश कम हो गया। तीसरी ट्रांजैक्शन में, अच्छा मैं सॉरी, एक वर्ड और ऐड कर दूं। पहली ट्रांजैक्शन के नतीजे में कैश जो कि एसेट है बढ़ा, कैपिटल जो कि इक्विटी है बढ़ गया। दूसरी ट्रांजैक्शन में कैश जो कि एसेट है कम हुआ और फर्नीचर जो कि एसेट है बढ़ गया। तीसरी ट्रांजैक्शन में बैंक जो कि एसेट है बढ़ा और लोन जो कि लायबिलिटी है बढ़ गई। इन तीनों में 2 चीजें सिखाता हूं। एक तो हर ट्रांजैक्शन का 2 जगह इफेक्ट आ रहा है और सेम अमाउंट का इफेक्ट आ रहा है। दोबारा, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 अकाउंट्स पे आ रहा है और दूसरी बात सेम अमाउंट से आ रहा है। हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 अकाउंट्स पे आ रहा है। हो सकता है डिफरेंट ग्रुप्स के हो सकता है सेम ग्रुप के हों। हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट 2 अकाउंट्स पे आ रहा है और अमाउंट सेम है। और आगे जितनी भी ट्रांजैक्शंस लिख दूं ये ऐसे ही होता रहेगा। तो इसका अभी मैंने जो कंक्लूजन बताना था कि हर ट्रांजैक्शन से एटलीस्ट, अभी एक मैंने वर्ड एटलीस्ट बोल दिया क्योंकि कल परसों में इसको बढ़ा भी दूंगा, हर ट्रांजैक्शन का एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा, अमाउंट बराबर होगी। इसी असूल के तहत अकाउंटिंग के बुजुर्गों ने एक टेबल बनाया है और वो टेबल ये बनाया है कि आपने जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जिसमें 2 अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इक्वल अमाउंट के साथ, तो आपने उनमें से एक अकाउंट को डेबिट कह देना है, एक को क्रेडिट कह देना है। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है? ये होगा कुछ, ये किसी और जबान से खैर निकले हुए, हमें उसकी हिस्ट्री में जाने की क्या जरूरत है। जिसने भी कहीं अकाउंटिंग इजाद की होगी, जहां से भी बात चली होगी, ये वर्ड कुछ और होते थे, बहरहाल डेबिट क्रेडिट हो गए। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग के बुजुर्ग कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए आप ये देखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन से 2 इफेक्ट निकलते होंगे, 2 अकाउंट्स। उनमें से एक को डेबिट कहना है, एक को क्रेडिट कहना है। और ये डेबिट और क्रेडिट इस शक्ल में भी लिखा जाता है, DR और CR। डॉक्टर साहब, और ये CR, ये डेबिट, ये क्रेडिट। डेबिट वर्ड और क्रेडिट वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है DR और CR। तो अकाउंटिंग के रूल्स ये हैं कि हर ट्रांजैक्शन को जब लिखने लगे, लिखना तो है, लिखना ही तो अकाउंटिंग है, यही तो हम सीख रहे हैं। जब उस ट्रांजैक्शन को लिखें तो उसमें से कम 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, जिनमें से एक को
डेबिट हम कहेंगे, एक को हम क्रेडिट कहेंगे। अब किसको डेबिट किसको क्रेडिट कहना है, ये बुजुर्गों का बनाया हुआ रूल ये है कि आप देखिए कि उस ग्रुप का ताल्लुक, उस अकाउंट का ताल्लुक किस ग्रुप से है। इन 5 में से किसी एक से होगा। अगर तो उस ट्रांजैक्शन के नतीजे में इन दोनों में से कोई है और उसमें इंक्रीज आ रही है तो आप उसको डेबिट कहेंगे, और अगर डिक्रीज आ रही है तो उसको क्रेडिट कहेंगे। रूल है अकाउंटिंग का। और अगर इन 3 में से किसी से ताल्लुक है और उस ट्रांजैक्शन के नतीजे में इंक्रीज आ रही है तो आप उसको क्रेडिट कहेंगे, और डिक्रीज आ रही है तो डेबिट कहेंगे। इधर इस रूल को लगाते हैं। इस रूल के मुताबिक इस ट्रांजैक्शन में पहली वाली 2 अकाउंट अफेक्ट हुए। कौन कौन से? कैश और कैश। इनमें से हमें एक को डेबिट कहना होगा, एक को क्रेडिट कहना होगा। कैश की बात करते हैं। कैश का ताल्लुक एसेट्स ग्रुप से है और इस ट्रांजैक्शन में एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो हमें इसको डेबिट कहना होगा कि कैश डेबिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन के अंदर। ओनर का बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने से इक्विटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। इक्विटी बढ़े तो क्रेडिट। तो हमें इस ट्रांजैक्शन में से इसको डेबिट कहना होगा, इसको क्रेडिट कहना होगा। दूसरी ट्रांजैक्शन, कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? कैश और फर्नीचर। इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में कैश एसेट कम हो रहा है, कैश एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, तो हमें इसको क्रेडिट कहना पड़ेगा। फर्नीचर एसेट बढ़ रहा है, डेबिट, इसको हमें डेबिट कहना पड़ेगा। क्या इस तरह से ये लाइनें बना के लिखना होगा? नहीं, मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ डेबिट क्रेडिट ही समझाने के लिए कहानी बताई है। इसको लिखना कैसे है वो इंशाल्लाह कल मैं उस पेज पे लिख के दिखाऊंगा, वो जो उधर जगह बनाई है। तीसरी ट्रांजैक्शन, कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? बैंक और लोन। बैंक का ताल्लुक एसेट्स ग्रुप से। बेटा तो कैमरे का ध्यान करो, यहां और यहां मैं बता रहा हूं। बैंक इस ट्रांजैक्शन से एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसको हम कहेंगे डेबिट। इस ट्रांजैक्शन में हमारे लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ गई, तो हर ट्रांजैक्शन से कम 2 अकाउंट्स हिट होंगे। इनमें से एक को डेबिट कहना होगा, एक को क्रेडिट कहना होगा, और उसके लिए गाइडेंस है ये वाला टेबल। ओके, अच्छा, चलें अब एक बात सुन लीजिए। चूंकि आप में से 1-2 ही शक्लें पुरानी हैं, बाकियों के लिए मैं नया हूं और मैं इसमें थोड़ा टाइम लिया करता हूं। पहले आपको यकीन आ जाए कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हूँ, पहले आपको यकीन आ जाए कि मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, पहले एक मोहब्बत का रिश्ता, इज़्ज़त का रिश्ता बन जाए, उसके बाद मैं ये बात किया करता था। लेकिन अभी चूँकि रमज़ान आ रहे हैं तो मुझे अभी इसकी जल्दी बात करनी पड़ी। आप ओवर द पीरियड देखेंगे, मैं इंशाल्लाह ना आपको अकाउंटिंग के साथ साथ कोशिश करूँगा कि जो हमारे दीन की ज़िंदगी है उसमें एडिशन, अच्छाइयाँ ऐड कर सकूँ हम सबकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो उसका एक तरीका होता है, मैं कुछ दिन पहले मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ। पहले आप लोगों को मुझसे मोहब्बत होती है, फिर उसके बाद को 15-20 क्लासेस बाद मैं काम शुरू करता था। लेकिन चूंकि अब रमज़ान आ रहा है अगले हफ्ते, तो इसलिए जल्दी करना पड़ रहा है। तो एक तो मैं हर क्लास के अंदर एक एक्टिविटी साथ शामिल करता हूँ, हदीस सुना के एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओवर द पीरियड उसका असर पड़ता जाता है।
दूसरा, मैंने जवानों में ही काम शुरू किया था पिछले 2 साल पहले, और उनको झंझोड़ने के लिए मुख्तलिफ बयान कंडक्ट कर लेता था। और उसका फ़ायदा ये था कि आप नासिर अब्बास FCA की बात शायद बेहतर सुनेंगे, क्योंकि आप CA बनना चाहते हैं, मैं वो हूँ जो आप बनना चाहते हैं। मुफ्ती नासिर अब्बास की बात सुनने में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जब मेरे से अल्लाह काम लेते हैं तो उस पर बच्चों मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो आगे बढ़ना चाहता है फिर वो और आगे बढ़ता है। तो उस सिलसिले में अल्लाह बहुत सारे लोगों से काम ले रहे होते हैं। तो मैं फिर मुख्तलिफ बयान रखा करता था, हर सेशन में कोशिश करता था 2-3 बयान हो जाएं और सुने और दोस्तों तक पहुंचाएं। तो पहले एक तरीका करता था रिकॉर्डिंग करा के तो ऑनलाइन कोर्स में डाल देता था। फिर पिछले साल बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन कोर्स ख़त्म तो फिर हमारी एक्सेस ख़त्म, तो आप उसको यूट्यूब पर डालें। तो रिकॉर्ड करके फिर मैंने चैनल बनाया, और उस चैनल का मकसद पैसे कमाना नहीं, मैंने मोनेटाइज भी नहीं किया हुआ उसको, लेकिन आप तक बात पहुँचे। और कोशिश भी मैं करता हूँ कि वो टॉपिक रखूँ जो आपसे रिलेटेड भी हों। मैंने इवन के लव मैरिज पे भी बयान किया हुआ है, लड़के लड़कियों की दोस्ती पे भी बयान किया हुआ है, और जो कुछ है हया पे भी किया हुआ है, कुछ बॉय स्पेसिफिक मसाइल पे भी किया हुआ है। तो अपने नाम से रखा हुआ मैंने, नासिर अब्बास FCA, वो यूट्यूब पे चैनल है। अभी चूंकि रमज़ान शुरू हो रहे हैं अगले हफ्ते, तो उससे पहले एक बहुत ज़रूरी है बयान करना रमज़ान से रिलेटेड। तो मैं शायद कल या जुम्मे को करूँगा यहीं, और करूँगा मैं तकरीबन 3 बजे, और हाँ जी 3 बजे, क्योंकि मेरी 2:30 बजे तक तो मेरी क्लासेस हैं कंटिन्यूसली। तो उसमें यह है कि मुझे उसके मुताबिक रूम देखना होगा। तो आप बता दें कि आप में से कौन कौन होगा। 3 बजे होगा मेरा ख्याल है, मैं घंटा मुश्किल से बोलूँगा ताकि मैं देखूँ कि कितने को लोग होंगे, तो रूम उसके हिसाब से हो। जी गर्ल्स बिल्कुल अलाउड है, कोई मसला नहीं, मुसलमान है सारे हैं। रिकॉर्ड तो करूँगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा परसों तरसों, लेकिन सामने बैठे के हालात डिफरेंट होते हैं। मुझे बस आइडिया हो जाए कि कितने लोग होंगे। अच्छा ठीक, कल कंफर्म कर दूंगा, शायद कल नहीं तो परसों करूंगा 3 बजे हैं। चलें देखेंगे, ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।